क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हमारे देश में 2-3 बड़ी घटनाएं हुई। उन घटनाओं के विषय में हम 2-2 मिनट की चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि आज का अपना कोर्स पूरा होगा। पहली बात ये कि वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी दोनों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निकाल दिया। हम सबको पता ही होगा कि मेनका गांधी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकली थी 2019 में, और मतलब 2019 के चुनाव में नहीं रखी गई थी। वरुण गांधी भी आस लगाए बैठे थे कि उनको भी कुछ मिलेगा, वो आस लगाए बैठे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बनेंगे। लेकिन उनकी हरकतें मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही भांप ली होंगी और आज उनको उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता से भी दोनों को हाथ धोना पड़ा। हालांकि केवल वो ही नहीं है, उनके साथ एक आध और लोग भी हैं जिनको सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। एक घटना ये हुई। दूसरी घटना आज की कुछ ऐसी रही कि टाटा मोटर्स हम सब जान ही रहे हैं कि टाटा देश में किस प्रकार का काम करते हैं। फोर्ड जो मोटर्स है, फोर्ड भारत से उसने बाइंडिंग अप का फैसला कर लिया है और आज चेन्नई में जिस प्रकार से टाटा मोटर्स और फोर्ड की बात हुई, टाटा मोटर्स की फोर्ड की कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार से बात हुई दोनों के बीच में, और जिस प्रकार फोर्ड का एमडी भारत से वो टाटा मोटर्स को ज्वाइन किया है, इन सब घटनाओं ने बताया है। और जिस प्रकार से 10% टाटा मोटर्स के शेयर रातों रात बढ़ गए, इससे सबसे पता लगता है कि फोर्ड फाउंडेशन, जिसने भारत में सबसे ज़्यादा आतंक मचा कर रखा था, वो टाटा मोटर्स खरीदने जा रहा है। इन दो घटना। तीसरी घटना हुई कि सिद्धू जो पंजाब की राजनीति करते हैं और वो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में वो उस दिन तो नहीं आए जिस दिन प्रियंका वाड्रा आई, उस दिन भी नहीं आए जिस दिन राहुल विंची आए। वो पीछे से अब जब वो दोनों वापस चले गए, क्योंकि राहुल विंची ने तो चुना था लखीमपुर जाने के लिए चन्नी को, अब चन्नी वर्सेस सिद्धू चल ही रहा है, तो सिद्धू अब चन्नी के साथ चूंकि राहुल विंची आ चुके हैं, इसलिए सिद्धू को लगा कि वो क्यों पीछे रहेंगे, वो तो राहुल के भी बाबा हैं और वो चन्नी के तो चन्ना हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो लखीमपुर खीरी जाकर डिस्टर्बेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश में घुसे, बड़े दमदारी से 200 गाड़ियां लेकर जाएंगे, फिर कभी कहते हैं पैदल जाएंगे, तो कभी कहते हैं ये करेंगे कि वो करेंगे, और फिर कहते हैं ठोको ताली। अब इनकी ताली जो ठोकने वाली है वो ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी वो ठोक दे ताली ठोकने के बजाय, और वो ज़्यादा परेशान हो जाएं और फिर वो दोबारा ताली ठोकने लायक ना बचें, ऐसा कहीं ना हो। क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर बिल्कुल सख्त है, किसी भी प्रकार का प्रदेश में डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की भी मांग है कि आप अगर एक प्रदेश की राजनीति करते हैं, एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो फिर आप दूसरे प्रदेश में डिस्टर्बेंस ना करें। दूसरे प्रदेश में जब आपके अब्बा राहुल विंची को पॉलिटिक्स नहीं करने दी गई, जब प्रियंका वाड्रा को, रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी को राजनीति नहीं करने दी गई, अखिलेश यादव को राजनीति नहीं करने दी गई, और ये कहा कि अगर पीड़ित परिवार से आप मिलना चाहते हैं तो 5-5 लोग करके मिल लीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन आप वहाँ पर अगर भीड़ भाड़ लेकर जाएं, धरने प्रदर्शन करें, आप वहाँ पर आंदोलन करेंगे, आप जो ड्रामाबाजी करेंगे, वो ड्रामाबाजी करने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दी। अब सिद्धू लेकिन उस सारे प्रोटोकॉल को तोड़ना चाहते हैं। धारा 144 लखीमपुर में लागू है, उसके बावजूद वो वहां जाना चाहते हैं। वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के एक जगह पर पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, पिछले 5 दिन हो गए हैं। रविवार को घटना हुई थी और हिंदुओं के मंदिर को, हिंदुओं के ध्वज को जलाया गया, हिंदू के ध्वज को फहराने वाले को मारा गया। एक शांतिप्रिय संप्रदाय के लोगों ने उसको मार पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहाँ पर वो क्यों नहीं जाते? हम इन तीनों विषयों का एक साथ विश्लेषण करेंगे। पहला विश्लेषण हम लोग करते हैं कि
किस प्रकार से फोर्ड फाउंडेशन आपको मैं पहले बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी सरकार आने वाली थी, या मैं ये कहूं कि कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो विश्व की बड़ी शक्तियां भारत को डिस्टर्ब करने के लिए अपनी शक्ति लगाए हुए थी। उन शक्तियों में फोर्ड फाउंडेशन एक मुख्य शक्ति थी। फोर्ड फाउंडेशन और रॉक फेलो ब्रदर्स, ये दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें थीं जो कि मैग्सेसे पुरस्कार में सहायता करती हैं या उनमें डोनेशंस देती हैं, और किसी भी देश में एशिया के जहां उनको डिस्टर्बेंस करना होता है वहां मैग्सेसे अवार्ड बांटे जाते हैं, और मैग्सेसे अवार्ड बांटकर एक बड़ी संख्या तैयार की जाती है, और फिर उनको ये पाठ पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंट का पाठ पढ़ाया जाता है, पानी बचाओ का पाठ पढ़ाया जाता है, क्लाइमेट चेंज का पार्ट पढ़ाया जाता है, ह्यूमन राइट का पार्ट पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल चेंज का पार्ट पढ़ाया जाता है, और इस प्रकार उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर वो देश को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। उसी पाठ्यक्रम से जिसका जन्म हुआ उसका नाम था केजरीवाल। आपको याद होगा कबीर फाउंडेशन पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे, केजरीवाल पर फोर्ड फाउंडेशन के रिलेशन से बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे, रॉक फेलो ब्रदर्स के संबंध से उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे, और फोर्ड फाउंडेशन देश में एक बड़ा परिवर्तन, देश को क्रिश्चियन बनाना, क्रिश्चियनिटी की तरफ काम करना, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह फोर्ड फाउंडेशन पर लगे थे। एफसीआरए के कानूनों में संशोधन किया गया, और हिंदुस्तान में जो भी पैसा बाहर से आएगा उस पैसे को पहले दिल्ली की एक एसबीआई ब्रांच में लाना होगा, फिर आपको हिसाब बताना होगा, हिसाब बताने के बाद वो आपके लिए रिलीज होगा। ऐसा एफसीआरए कानूनों में संशोधन केंद्र सरकार ने कर दिया। नतीजा निकला कि ग्रीन पीस फाउंडेशन को भारत छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि ग्रीन पीस फाउंडेशन पर जब भारत में बैन भी लगाया गया था एनजीओज को हिसाब न देने के चक्कर में, तो आपको याद होगा टाइम्स मैगजीन में ओबामा ने एक लेख लिखा था। ओबामा को क्यों दर्द हो रहा था ये पता नहीं, लेकिन ग्रीन पीस फाउंडेशन के लिए उन्होंने ये सब किया था। हम भारत के लोग, भारत में एक बड़ी आबादी ये मानकर चलती है कि ग्रीन पीस फाउंडेशन जैसी कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन भारत में डिस्टर्बेंस के लिए विदेशों से पैसा लाती हैं। फोर्ड फाउंडेशन ही भी कुछ उसी प्रकार की है। तो जिस समय फोर्ड फाउंडेशन के बारे में लोगों को पता लगा, फोर्ड की गाड़ियां यहाँ बिकना कम हुआ, एफसीआरए के कानूनों में संशोधन हुआ, तो फोर्ड फाउंडेशन जो करने आई थी वो काम भारत में वो नहीं कर सकती। अब उसके दो प्लांट बड़े, एक चेन्नई में प्लांट लगा हुआ है, एक गुजरात के सानन में प्लांट लगा हुआ। गुजरात के सानन में उसका प्लांट टाटा मोटर्स के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। आपको याद होगा कि टाटा मोटर्स यानी कि नैनो का प्लांट नरेंद्र मोदी जिस समय सिंगूर हुआ था उस समय वहाँ से बंगाल से वो ले आए थे और उन्होंने अपने यहाँ लगवा दिया था। नाना टाटा नैनो तो उस समय जो चली, अब उनकी टियागो या टिगोर जैसी कारें वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही हैं उस प्लांट में। उसके बिल्कुल जस्ट बगल में ही सानन में ही, यानी कि अहमदाबाद से थोड़ी ही दूरी पर सानन में ही दूसरा फोर्ड फाउंडेशन का प्लांट लगा हुआ है जिसमें इको स्पोर्ट्स बनती है, इको स्पोर्ट्स और इंडियोवर। और इसके अतिरिक्त उनकी जो टेक्नोलॉजिकल काम होते हैं या जो और चीज़ें, इंजन बनता है जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है, वो चेन्नई में उनका प्लांट है। फोर्ड फाउंडेशन का अपना खेल भारत में ख़त्म होता जब दिखाई दिया तो फोर्ड फाउंडेशन ने नरेंद्र मोदी के रहते ये फैसला किया कि नरेंद्र मोदी एक तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी आने को तैयार हैं। और योगी आदित्यनाथ जी अगर केंद्र के पॉलिटिक्स में आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने आक्रामक तरीके से काम करते हैं, और उनकी आक्रामकता के आगे मुझे लगता है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सबको नमस्ते करना पड़ेगा, हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। फोर्ड फाउंडेशन ने फैसला किया कि ये सीरीज जो हिंदुस्तान में अब चल रही है, इस सीरीज में अब फोर्ड फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। भारत डिस्टर्बेंस में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं हो सकता। परिणाम वो घाटे में गई और वो उन्होंने फैसला किया कि हम भारत से अपना सारा काम बंद कर देंगे। टाटा मोटर्स जो कि पहले भी कुछ बड़ी मोटर्स कंपनियां खरीद चुकी है, जैसे मैं कहूँ जगुआर एक बड़ी कंपनी है संसार की। जगुआर के भारत के प्लांट प्लेटफॉर्म्स टाटा मोटर्स ने खरीद लिए और जगुआर अब टाटा मोटर्स हो गया। कैसे खरीदते हैं? उसके शेयर्स खरीद लिए जाते हैं और मैनेजमेंट आ जाता है हाथ में। जगुआर के ही प्लेटफॉर्म पर अब टाटा मोटर्स ने अपनी दो बड़ी एसयूवी जिसमें हैरियर और नई टाटा सफारी 2021 जिसको कहते हैं वो बनानी शुरू कर दी हैं। टाटा सफारी के मामले में पहले बहुत सारे प्रश्न लगाए गए थे और ये कहा गया था कि टाटा सफारी भारत के लिए ठीक नहीं है, उसका ये खराब वो खराब, लेकिन टाटा सफारी इस समय
उन्होंने डिसकंटिन्यू, पुरानी वाली स्टॉर्म और ये वो डिसकंटिन्यू कर दी और उसको उन्होंने डिफेंस के लिए अब छोड़ दिया है। अब वो केवल डिफेंस सप्लाई करते हैं। इधर टाटा सफारी हैरियर का ही 7 सीटर एक मॉडल बनाया जो मिड साइज एसयूवी कही जाती है। और मजे की बात यह है कि सफारी जो अब 2021 की आई है, वो सफारी भी अब कुछ वैसी है जैसी कि जगुआर थी। जगुआर 48 लाख की गाड़ी है और ये 17 लाख की गाड़ी है। आप सोच सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है। वही प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसलिए टाटा मोटर्स ने अपनी लाइफ टाइम सबसे बड़ी सेल सितंबर में की। यानी कि टाटा मोटर्स ने जिस प्रकार से ग्रोथ किया है, ऐसा कहते हैं कि लगभग 40% ग्रो किया टाटा मोटर्स ने। उत्साहित होकर टाटा मोटर्स उधर इको स्पोर्ट्स फोर्ड फाउंडेशन खरीदने जा रहा है। और फोर्ड फाउंडेशन के मामले में खरीदने का जब नंबर आया तो 10% टाटा मोटर्स के शेयर अपने आप बढ़ गए मार्केट में रातों रात। एक अच्छी खबर यह आई कि फोर्ड फाउंडेशन भारत से जा रहा है। उसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी को देना चाहिए और फोर्ड फाउंडेशन जाए इसके लिए टाटा मोटर्स को भी सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने उनको उनके रेट लगाए और कहा कि आप अब जा सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी में भी ये बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी में गांधी, नकली गांधी शामिल हो गए थे और ये गांधी मेनका गांधी के रूप में थे। हम मानते हैं कि मेनका गांधी ने एक समय बीजेपी का बड़ा भारी सहयोग किया और बीजेपी की आवश्यकता वो थी और उनकी आवश्यकता बीजेपी थी। नहीं तो इंदिरा गांधी ने जो मेनका गांधी का हश्र किया था वो हमसे किसी से छूटा हुआ नहीं है। और बाकी जब सोनिया गांधी परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा किया तो मेनका गांधी अगर उसमें डिस्टर्बेंस करती तो क्या होता। लेकिन वरुण गांधी अपने आप को जन्मजात पॉलिटिकल समझने लगे। नतीजा निकला कि उनकी एरोगेंसी ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए और उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ जी से पहले। उनको धीरे से वहां से साइडलाइन किया गया। मेनका गांधी मिनिस्टर थी। 2019 के चुनाव के बाद मेनका गांधी को मिनिस्ट्री भी नहीं मिली और इधर वरुण गांधी को लगा कि ये वो जो राजनीति कर रहे हैं उसमें जरा सा उंगली करने का काम किया जाए। किसके? नरेंद्र मोदी और योगी जी के। आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी जी के अगर कोई इंटरवेंशन करने का प्रयास करता है तो हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल होता है। फार्मर्स लखीमपुर की घटना पर पहले तो वो धीरे धीरे फार्मर्स से सिंपैथी दिखाना, ये वो अच्छा नहीं बना, कुछ नसीहतें देते रहे। मेनका गांधी भी फार्मर्स तथाकथित जो झूठा फार्मर आंदोलन है उस अड़तिया आंदोलन में भी वो कुछ ना कुछ बोलती रही, सिंपैथी दिखाती नहीं। लेकिन अभी लखीमपुर की घटना पे वरुण गांधी ने जो ट्वीट किए, उन ट्वीटों से उन्होंने वो जो थार गाड़ी से कुचला गया और कहा कि अब इनको जेल जाना चाहिए और वो इंसान हैं, इंसानियत दिखानी चाहिए, ह्यूमन राइट हैं वो दिखाने चाहिए, और बहुत सारे ट्वीट किए। यानी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से डील कर रहे हैं पूरा देश उनको अप्रिशिएट कर रहा है दुश्मनों को छोड़कर। और अभी वरुण गांधी ने योगी आदित्यनाथ जी के हैंडलिंग पर प्रश्न खड़े कर दिए तो आप सोच सकते हैं कि वरुण गांधी का क्या होना था। केंद्र की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी है। नतीजा निकला कि वरुण गांधी, उनकी मां और एक और कार्यकारिणी के सदस्य, इन 3 लोगों को जिन्होंने फार्मर्स तथाकथित फर्जी फार्मर या जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट का विरोध या उसका सपोर्ट करना, इनडायरेक्ट वे में उसका सपोर्ट करना, उसका क्या परिणाम हो सकता था। बीजेपी इस समय इस मूड में है, आर पार की खेलने के मूड में है, ये दिख रहा है। हैंडलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जन संवेदना साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने ये तो मुझे लगता है बिल्कुल तय कर लिया कि अगर अपनी ही पार्टी के लोग इस प्रकार के कुछ स्टेटमेंट देंगे तो उनकी छुट्टी होना निश्चित है। बाकी पब्लिक संवेदनाएं न भड़कें, लोग सरकार की जो संवेदना है उस संवेदना को लोगों को ध्यान में रहे कि सरकार संवेदना पूर्वक उसे डील कर रही है, यानी कि इनकी छुट्टी हो गई। और मैं सैल्यूट करता हूं कि वंशवाद, जब आप कहते हैं कि वंशवाद पॉलिटिक्स में ख़त्म होना चाहिए तो फिर ये गांधी परिवार के लोगों को पॉलिटिक्स में क्यों रखना अगर वो कैपेबल नहीं है। जैसे वरुण गांधी के मामले में कहा गया कि वरुण गांधी किसी भी एंगल से कैपेबल नहीं है, उनकी एरोगेंसी इतनी भयंकर है, वो लोगों को लोग नहीं समझते, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझते, कितने प्रकार के उल्टे सीधे भाषण करते रहते हैं और बड़ी बड़ी तरह की बातें करते हैं और एरोगेंसी दिखाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको बाहर करना स्वागत योग्य काम है। अब तीसरी घटना जो हुई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एक साथ 3 अच्छी
खबरें आई। तीसरी घटना हुई वो सिद्धू की थी। सिद्धू अंदर घुसे, सिद्धू की टेंटेटिव रोक लगाई गई, उनकी गिरफ्तारी हो गई और सिद्धू के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सिद्धू इस समय इस चक्कर में है कि वो कैसे काम करें। ये देखिए फेडरल स्ट्रक्चर भारत में है। फेडरल स्ट्रक्चर की एक खास बात होती है कि हम एक दूसरे के स्टेटों में इंटरवेंशन नहीं करते। अब आप जबरदस्ती अगर उत्तर प्रदेश में घुसेंगे और आपके यहाँ की फोर्सेस घुसेंगी, आपने देखा होगा असम और मिजोरम में क्या हुआ, क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी यही करना चाहता है गांधी परिवार? इसलिए वो इतनी सारे लोगों को लेकर उत्तर प्रदेश में एंट्री मार दी, उत्तर प्रदेश में हंगामा काट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऊधम मचा रहे हैं। अगर आपको वाकई में कुछ समर्थन चाहिए था, आप अकेले आते और लखीमपुर के लोगों के साथ खड़े होते, लखीमपुर के लोगों को लेकर जाते, लखनऊ से हो सकता है लोगों को लेकर जाते, तो समझ में आता है कि भाई आप यहाँ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन आप पंजाब से भीड़ भर कर लाएंगे और वो भीड़ लखीमपुर में चढ़ाई करवा देंगे। आपको पता है कि अगर आप सिखों को वहाँ से लेकर आ रहे हैं, हो सकता है उसमें बड़ी संख्या में खालिस्तानी मानसिकता के लोग हों और दंगे हो जाएं। तो अब दो जगह दंगे हो जाएं तो दो चीज़ें आ जाएंगी। एक, सिख वर्सेस अदर्स। सिख वर्सेस अदर्स 1984 से लगातार चल रहा है, इंदिरा गांधी के समय से। तो आप सोच सकते हैं कि सिख वर्सेस अदर्स हो गया तो देश का क्या हाल होगा। आप हो सकता है पंजाब में चुनाव में कुछ आपकी स्थिति बन जाए, लेकिन देश को डिस्टर्ब आप कर जाएंगे। दूसरा, आप वन स्टेट वर्सेस अदर स्टेट। अभी भारत में मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी को पहले ही आपने शरण दे रखी थी पंजाब के अंदर, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का उसको लाना लीगल अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश किया, तब आपने उसको छोड़ा। अदरवाइज आप क्रिमिनल को वहां पर पॉलिटिकल संरक्षण देने के लिए आपने पूरी जड़ तोड़ कोशिश की और अब आप वहां से लेकर यहां पर आए। मुझे लगता है कि सिद्धू का ये जो कदम है, कहीं ये जो अमरिंदर सिंह लगातार कह रहे थे उसी का परिणाम तो नहीं है। अमरिंदर सिंह लगातार कह रहे थे कि सिद्धू बाजवा के गले मिलते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पंजाब में, और वहाँ से वो गतिविधियाँ चलाते हैं, उनके साथ भी नाश्ता पानी करना, उनके साथ घूमना, ये सब कुछ पूरे देश ने देखा, पूरे संसार ने देखा और इस बात की टीस पूरे देश को थी। और अमरिंदर सिंह लगातार ये प्रश्न उठा रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धू को अब अवसर ये मिल गया हो कि वो भी खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़ गए हों, वो भी अब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भिंडरवाला की मानसिकता के हो गए और उनको लगने लगा हो कि पंजाब को हम एक देश बना लेंगे और उसके प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे, फिर तो राहुल गांधी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर मेनका गांधी की, वो सोनिया गांधी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब देश ही अलग हो जाएगा तो फिर ये सुप्रीमो कौन। इसलिए डिस्टर्बेंस ये किया जाए कि किसी प्रकार सिख वर्सेस अदर्स हो जाए, और सिख वर्सेस अदर्स हो जाए तो दंगे देश भर में भड़क जाएं और कुछ ना कुछ बड़ा कांड हो जाए जिसका लाभ उनको मिलेगा। जो पाकिस्तान करना चाहता है, जो भिंडरवाला के समर्थक करना चाहते हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग करना चाहते हैं, जो पंजाब को देश से अलग करना चाहते हैं, हम सबको पता होगा कि पंजाब में जिस समय डिस्टर्बेंस आया था उस समय पाकिस्तान फुल सपोर्ट पाकिस्तान का कर रहा था और इस समय ड्रोन से पंजाब के अंदर और जम्मू कश्मीर दोनों के अंदर कुछ हथियार लगातार छोड़े जा रहे हैं। कुछ ड्रोन पकड़े जाते होंगे, हो सकता है कुछ डालकर चले भी जाते हों। तो इन सब परिस्थितियों में सिद्धू का यहाँ पर आना और सिद्धू का यहाँ पर डिस्टर्बेंस करना, मुझे लगता है कि क्या खालिस्तानियों के साथ उनकी कोई डील हो गई है? क्या उनकी कोई ऐसी डील हो गई है जिससे वो देश तोड़ने वाली शक्तियां या पाकिस्तान जैसे, चूंकि इमरान खान को वो अपना दोस्त कहते हैं, बाजवा के गले पड़ते हैं, और उधर वो जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनके साथ भी आप वहाँ पर जलपान ग्रहण करते हैं। इन सभी परिस्थितियों को मुझे लगता है कि बारीकी से एनालाइज करना चाहिए और सिद्धू को केवल रोकना नहीं चाहिए और ठोको ताली पीछे से होनी चाहिए, जिससे कि उनको ये पता लगे कि देश को तोड़ना कितना महंगा पड़ सकता है। आज की ये तीनों ही घटनाएं जो बड़ी घटनाएं थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।